बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा CO2 के परिवहन को देख रहे थे, ठीक है ना, जिसको हमने तीन प्रकार से देखा था। पहला था प्लाज्मा में घुलकर, फर्स्ट क्या था, प्लाज्मा में घुलकर, सेकंड था बाइकार्बोनेट के रूप में, और थर्ड था हमारे पास कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में, ठीक है ना। ये आपका परिवहन गैसों का विनिमय पूरा हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट, उसके बाद में आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी कोशेंट आता है, श्वसन भागफल आता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट, ओके। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट किसे कहा जाए, जितनी मात्रा हमने CO2 की छोड़ी है, ठीक है ना, उसका अनुपात किसकी तुलना में, जितनी मात्रा हमने O2 की ली है। हम इस प्रकार से कह रहे हैं, हमने कितनी CO2 निकाली गई, ठीक है ना, CO2/O2 ली गई। इन दोनों का जो अनुपात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R³ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, R³ बोलते हैं, ओके। तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन दी जाए, इकाई समय में जंतु द्वारा या प्राणी द्वारा निकाली गई CO2 का आयतन की मात्रा का O2 की, ऑक्सीजन की मात्रा के सापेक्ष, O2 की मात्रा के सापेक्ष तुलनात्मक अनुपात को श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल, जैसे हमने R³ भी बोल सकते हैं, R³ कहते हैं। तो R³ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिया जा सकता है, R³ निर्मित हुई CO2 का आयतन, निर्मित का मतलब होता है बनना, किसके अंदर, कोशिका के अंदर बनना, ठीक है ना, कोशिका के अंदर बनना, अपॉन प्रयुक्त की गई, प्रयुक्त का मतलब है यूज, प्रयुक्त की गई O2 का आयतन, प्रयुक्त की गई O2 का आयतन क्या कहलाएगा, R³ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, R³ कहलाएगा। कितनी हमने CO2 को बाहर छोड़ा है, किसकी तुलना में, O2 की तुलना में, O2 कितनी ली गई है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम लोग, यदि बात की जाए इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की और लिपिड्स की, यदि बात की जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की यदि बात की जाती है, तो इनसे कितना कितना हम लोग इनका R³ का मान कितना होगा। फर्स्ट देखते हैं इसमें किसके लिए, फर्स्ट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए, R³ की गणना, कार्बोहाइड्रेट के लिए R³ की गणना। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ये इस प्रकार से देखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। ये O2 क्या करते हैं, हम लोग बाहर से लेते हैं, जो कि हमारे पास मान आ गया है। इसका आयतन कितना है, 6। इसका आयतन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। और 6 CO2
6 CO2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसका भी आयतन कितना हो गया, 6 हो गया। 6 H2O प्लस एनर्जी। तो यदि इसकी RQ वैल्यू निकाली जाए तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे 6 आयतन CO2 अपन 6 वॉल्यूम O2। 6 इजकल टू 6/6 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक मान आ जाएगा किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या आ जाएगा, RQ की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि इस प्रकार से देखा 6 और 6 कट जाएंगे। ये 6 हमारे पास O2 का आयतन था, CO2 का आयतन ऊपर CO2 का आयतन हमने ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। फिर सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास इसके लिए, लिपिड के लिए RQ की गणना। लिपिड के लिए RQ की गणना। तो इसके लिए यदि बात की जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला रखते हैं C16, क्योंकि एक लंबी चेन होती है लिपिड की, फैट्स की, हमने पहले भी देखा है। C16 से चालू होती है, हमने पहला प्रोडक्ट ही ले लिया इसमें, जो कि पाल्मिटिक एसिड के रूप में पाया जाता है, H32O2 प्लस 23O2। लिपिड के C16H32O2 के अणु को अपघटित करने के लिए हमको 32 वॉल्यूम क्या चाहिए होती है, O2 चाहिए होती है, जिससे 16 वॉल्यूम CO2 का उत्पादन होता है तथा 16 वॉल्यूम H2O का उत्पादन होता है। यदि इसके लिए RQ की वैल्यू निकाली जाए, 16 CO2 इज इक्वल टू 23 O2, यदि इसको रेक्टिफाई किया जाए, कैलकुलेट किया जाए तो लगभग मान आता है 0.69, जिसको हम लोग इस प्रकार से 0.7 ले सकते हैं। तो RQ की वैल्यू 0.7 आ जाती है, किसके लिए, लिपिड के लिए आ जाती है, ठीक है ना। लिपिड के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.7 आ जाती है। थर्ड कंडीशन आती है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए RQ की गणना। ओके, प्रोटीन के लिए यदि RQ की गणना की जाए तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा C72 H112 N18 O22S। प्रोटीन का लिखा है हमने, इसीलिए इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्योंकि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर एक चेन के रूप में मिलकर क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 77O2, ठीक है ना, जो कि क्या है, ये एल्ब्यूमिन का फॉर्मूला है। एग एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। 63 CO2 प्लस 38 H2O प्लस SO3 प्लस 9 CONH2 का होल टॉइल। तो इस प्रकार से RQ की गणना की जाए तो 63 CO2 अपन 77 O2, जिससे हमारे पास 0.8 RQ की वैल्यू आती है प्रोटीन के लिए 0.8, ठीक है ना। RQ के लिए, प्रोटीन के लिए RQ की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.8 तक आ जाती है, ठीक है ना। फिर बात आती है, टॉपिक के बाद में आता है हमारे पास एक RQ के बाद में एयर वॉल्यूम इन ब्रीथिंग।
श्वसन के द्वारा हम कितनी कितनी एयर को लेते हैं, फेफड़ों के अंदर कितनी एयर पाई जाती है, हम बाहर से कितनी लेते हैं, दोनों का मिला के कुल वॉल्यूम कितनी होती है। तो इस प्रकार से हम कुछ देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पाया जाता है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ना। सामान्य अवस्था में ली गई सामान्य अवस्था में ली जाने वाली तथा छोड़ी जाने वाली वायु की मात्रा, ठीक है ना, मात्रा क्या कहलाएगी? नॉर्मल एयर कंडीशन क्या कहलाएगी? एक सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी होती है? लगभग 500 ml। ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम का मान एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना होता है? 500 ml तक वायु वो लेता है और 500 ml के आसपास क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। दूसरी आती है निश्वसन आरक्षी, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। निश्वसन आरक्षी आयतन, आरक्षी आयतन। इंस्पिरेटरी हम निश्वसन हम बोलते हैं वायु को लेना, ऑक्सीजन को लेना। रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। निश्वसन ये होता है फोर्सफुली O2 इनटेक कह सकते हैं इसे और भी अच्छी तरह। फोर्सफुली O2 इनटेक, ज़बरदस्ती O2 को कितना लिया जा सकता है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती O2 को लिया कितना जा सकता है, इसका मान 2500 ml होता है। इसको हमने बोला है फोर्सफुली O2 इनटेक। हम ज़बरदस्ती पूर्वक अपने फेफड़ों में सांस के द्वारा कितनी O2 को ले सकते हैं, इसका मान 2500 ml के आसपास होता है। थर्ड आती है कंडीशन इसी प्रकार से, उच्च वसन आरक्षी आयतन। एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ERV भी बोला जाता है, फर्स्ट वाले को TV बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम, इसको बोला जाता है IRV, इनटेक रिजर्व वॉल्यूम। इसे बोला जाता है ERV, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर्सफुली CO2 रिलीज। हम जबरदस्ती पूर्वक कितना CO2 को बाहर निकाल सकते हैं, इसका मान 1500 ml तक होता है। अभी हमने 3 पढ़े, एक होता है टाइडल वॉल्यूम जो हमने नॉर्मली अवस्था में देखा, लेना और देना, O2 कितनी ली और CO2 बाहर कितनी निकाली। फिर हमने बात किया
IRV की, जो कि हमने ये बोला कि फोर्सफुली हम कितनी O2 को ले सकते हैं। फिर हमने बात की किसकी, ERV की, जो हमने बात की कि CO2 को हम कितना बाहर निकाल सकते हैं। फिर कंडीशन आती है फोर्थ, वाइटल कैपेसिटी, सजीव सामर्थ्य, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी ये कहता है कि हम कितनी वायु को लेकर फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। फेफड़ों द्वारा भरकर निकाली जाने वाली वायु की मात्रा, ठीक है ना, जिसको VC कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इसका मान होता है TV, टाइडल वॉल्यूम, प्लस IRV प्लस ERV। टाइडल वॉल्यूम था हमारे पास 500, IRV का मान था हमारे पास 2500 प्लस 1500 इसका मान था, जिससे क्या हो जाता है 4500 ml क्या आ जाता है हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी का मान आ जाता है। फिर आता है हमारे पास 5th नंबर पे रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी वायु। अवशेषी वायु ऐसी वायु की ऐसी मात्रा जो कि बलपूर्वक CO2 को निकालने के बाद भी फेफड़ों में रह जाए, उसे बोलते हैं हम लोग अवशेषी वायु। वायु की वह मात्रा जो फोर्सफुली निकाले जाने पर फेफड़ों में रह जाती है। इसका मान होता है 1000 ml तक होता है, ठीक है ना। इसका मान कितना 1000 ml तक पाया जाएगा। फिर 6th कंडीशन आती है कुल फुफ्फुसीय सामर्थ्य। टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ये होती है वायु की कुल मात्रा। वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है। TLC का मान होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर। वाइटल कैपेसिटी हमारे पास होती है 4500, जो कि हमने ऊपर निकाली है यहाँ पे। 4500 प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारे पास 1000, तो इसका मान आ जाता है 5500 ml, ठीक है ना। इसका मान आ जाता है 5500 ml। बाकी आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।